बन मंदिर और उसके बासियों के तमाम पर्दे उठ गए। मेरी अपनी अकल भी अब काम करने लगी थी। मुझे अब मजीद कहानी की ज़रूरत नहीं थी। मैं हैरान इस पर था कि इंस्पेक्टर मंसूर बन मंदिर में किस तरह पहुंचा था और अरोना ने उसे वहां से किस तरह निकाला था। अहमद अली ने मुझे उस पुरअसरार कहानी का ये बाब भी सुना दिया। अरोना के मुतल्लिक उसने बताया कि वो हिंदुस्तान के किसी शहर की रहने वाली थी। उसका बाप चिटागांग से चंद मील दूर एक रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर था। वो 17-18 साल की खूबसूरत लड़की थी। रानी को ऐसी खूबसूरत लड़कियों की ज़रूरत थी। उसके किसी आदमी ने अरोना को देख लिया और एक रोज़ रानी के गिरोह की एक औरत गरीब सी नौकरानी के बहरूप में अरोना से मिली और उसे कोई धोखा देकर ज़रा परे ले गई। आगे 2 आदमी घात में थे। उन्होंने झपट कर अरोना के मुंह पर कपड़ा डाल दिया और उसे उठा कर ले गए। बन मंदिर में पहुंचकर उसने रोने चीखने के बजाय सबको गालियां देना शुरू कर दी। रानी ने और 5-6 जवान औरतों ने जो वहां थी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे तवाइफ नहीं बनाया जाएगा और उसे किसी के हाथ बेचा भी नहीं जाएगा और उसके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, बल्कि उसे शहजादी बनाकर रखा जाएगा। एक रोज उसे मंदिर के अंदर ले जाकर नोटों के बंडल और जेवरात दिखाए गए, मगर जिन्हें अपना किरदार और अपनी इस्मत अजीज होती है वो जान पर खेल जाती हैं। उस पर जबरदस्ती ना की गई। उसके बजाय रानी उसे अपने सामने बिठाकर हिप्नोटाइज करने लगी, लेकिन ये लड़की किरदार की इतनी पक्की साबित हुई कि रानी के सामने बैठती नहीं थी। उसे ये तो मालूम ही ना होगा कि उसका दिमाग अपने कब्जे में लेने के लिए उस पर कोई अमल किया जा रहा है। वो इतना भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि उसे कोई हाथ भी लगाए। बूढ़ा योगी अपना जादू आजमाने लगा तो अरोना ने उसके सीने पर दोनों हाथों से ऐसा धक्का दिया कि वो कलाबाजियां खाता दूर जा पड़ा। रानी ने फिर भी उस पर तशद्दुद ना किया। अहमद अली ने मुझे अरोना की बात सुनाते हुए कहा, रानी ने मुझे बताया था कि अरोना को मैं मार पीट कर और भूखा प्यासा रख कर अपने रास्ते पर ला सकती थी, लेकिन मुझे याद था कि मुझे भी बेचा गया था। फामिन में मुझे अंग्रेज अफसरों की तफरीह की चीज़ बना दिया और मुझे मारा पीटा भी था। फिर मुझे एक और अय्याश आदमी के हाथ बेच दिया गया था। मैं मर्दों को कत्ल करवा के खुश होती थी, लेकिन औरत पर मेरा हाथ नहीं उठ सकता था। अरोना नौजवान लड़की थी। मैंने उसे कहा कि वो कुछ दिन यहाँ रह कर देख ले, फिर भी उसका दिल ना लगा तो उसे जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आएंगे। रानी उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वो उसे प्यार और शफकत का धोखा देती रही। इतने में वो वहशी कज़ाक रानी के गिरोह में शामिल हो गया, जिसका नाम कोज़ोन था। उसने 2-3 दिनों में सारे गिरोह को अपनी खूनखारी और वहशीपन के रोब में ले लिया और एक रोज़ अरोना को पकड़ लिया। इत्तफाक से मैं उस रोज़ मंदिर के बाहर रानी के पास खड़ा था। मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि मैंने उस वहशी कोज़ोन को किस तरह हलाक किया और अरोना को उससे छुड़ा लिया। आपको याद होगा कि मैं एक बार फिर वहाँ गया तो अरोना ने मुझे कहा था कि मैं वहीं से वापस चला जाऊं, लेकिन मैं समझता रहा कि अरोना भी एक रूह है और उसके ज़रिए रानी मेरा इम्तहान ले रही है। अरोना की वो लोग कड़ी निगरानी करते थे। फिर मैं पुलिस से भगोड़ा होकर बन मंदिर में चला गया, तो भी अरोना ने मुझे हकीकत में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने रानी और मंदिर का जो असर कबूल कर लिया था उसे अरोना ना तोड़ सकी। उसने बड़े साधु का असर कबूल किया था, ना रानी का। वो हर लम्हा हकीकी दुनिया में रही और उसने उन लोगों पर शायद अपना असर डाल दिया था। उसने इससे यह फ़ायदा उठाया कि मंदिर के अंदर की भूल भुलैयों को देख लिया और बहुत से आदमियों को अच्छी तरह पहचान लिया। अरोना मेरे इस एहसान को नहीं भूली थी कि मैंने एक वैशी से उसकी इज्जत बचाई थी। इंस्पेक्टर मंसूर के मुतालिक अहमद अली ने सुनाया, जिस तरह इंस्पेक्टर मंसूर ने तुम्हें अपना साथी बनाया और तुम्हारी बातें गौर से सुनकर तुम पर इल्ज़ाम लगाया था कि बन मंदिर के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक ज़रूर है, उसी तरह उसने मुझे अपना राजदार बनाया, मुझे अपने साथ रखा और मेरे मुंह से बेखबरी में कोई ऐसी बातें निकल गईं कि उसे मुझ पर शक हो गया। उसने मेरे पीछे 2 मुखबिर लगा दिए जिन्होंने मुझे बन मंदिर में आते जाते देख लिया। मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। इससे पहले इंस्पेक्टर मंसूर मुझे अपनी तमाम कारगुजारी सुना चुका था। अहमद अली की सुनाई हुई कहानी यूं है कि इंस्पेक्टर मंसूर पक्का मुसलमान था। वो अपनी ड्यूटी का पाबंद तो था ही, लेकिन इस्लाम के फ़राइज़ की पाबंदी को वो इबादत का दर्जा देता था। ये मैं आपको पहले सुना चुका हूँ। उसे जब पता चला था कि बन मंदिर में कोई नया मजहबी फ़िरका पैदा हो रहा है तो उसने उससे इस्लाम के ख़िलाफ़ चैलेंज समझा था। मुझे उसने कहा था कि मोहम्मद ख़ान, तुम ताकतवर घोड़े की मानिंद हो जिसकी पीठ पर जो चाहे सवार हो जाए, वो उसी के इशारों पर चलता है। खुदा ने तुम्हें इतना ताकतवर जिस्म दिया है, उसे खुदा की राह में इस्तेमाल करो। उसने मुझे इस्लाम की अजमत याद दिलाई थी, लेकिन मेरी अकल पर सांपों की मलिका और बन मंदिर सवार था। अहमद अली ने मुझे बताया कि पुलिस हेडक्वार्टर ने बन मंदिर के मुतालिक तहकीकात मुलतवी कर दी थी। अंग्रेज चूंकि खुद बदरूहों को मानते थे, इसलिए शायद उन्होंने ये राय कायम कर ली थी कि बन मंदिर आसेब ज़दा जगह है और वहाँ बदरूहें होती हैं।
जब हमने ताजरों की कश्ती लूटी थी तो उसकी तफ्तीश उस इलाके के थाने के सपुर्द की गई थी। किसी को भी ख्याल नहीं आया था कि माल और मुजरिम बन मंदिर में चले गए होंगे। इंस्पेक्टर मंसूर का उस थाने और उस तफ्तीश के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वो स्पेशल ब्रांच में था। अहमद अली को मालूम हुआ था कि इंस्पेक्टर मंसूर ने जोर देकर कहा था कि उस कदीम मंदिर पर छापा मारा जाए, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी थी। उसके बाद हमने रेलगाड़ी को लूट लिया। उसकी तफ्तीश वारदात के इलाके के थाने के अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की एक टीम को दी गई। इंस्पेक्टर मंसूर ने उस टीम से भी कहा कि बन मंदिर को जहन में रखें, मगर उसे यह जवाब मिला कि वहां भूत प्रेत के सिवा कुछ नहीं हो सकता। उस टीम के इंस्पेक्टर इंचार्ज ने कहा था कि बन मंदिर और जाए वारदात में इतना ज्यादा फासला है कि वहां तक माल नहीं ले जाया जा सकता। मुख्तसर ये कि इंस्पेक्टर मंसूर की कोई नहीं सुन रहा था। वो हर किसी से मेरे मुतल्लिक कहता था कि उन दोनों वारदातों में ये जो शहादत मिली है कि मुजरिमों में एक का कद ऊंचा और जिस्म गुठा हुआ था, वो मोहम्मद खान के सिवा और कोई नहीं हो सकता। किसी जरिए से इंस्पेक्टर मंसूर को पता चला था कि मैं बन मंदिर में ही रहता हूँ। उसने किसी के हुक्म के बगैर खुद ही बन मंदिर का भेद मालूम करने का तहैया कर लिया। इस मकसद के लिए उसने अपनी बीवी को बीमारी का बहाना करके 15 दिनों की छुट्टी ले ली। इस सुराग रसानी में उस पर क्या गुजरी वो उसने सब इंस्पेक्टर शमसुल हक और हेड कांस्टेबल अहमद अली को सुनाई थी। इंस्पेक्टर मंसूर पहले ही एक बार मुझे और 4 कांस्टेबलों को साथ लेकर गया था। अब वो अकेला गया। उसे मंदिर के अंदर रोशनी नजर आई, बाहर कुछ भी नहीं था। उसे ना कोई रूह दिखाई दी, ना कोई बदरू। उसे कोई औरत ना दिखाई दी जिसके कंधों पर और बालों पर सांप रेंग रहे हों। इसकी वजह मैं बता सकता हूँ। मंदिर वालों को चूंकि मालूम नहीं था कि इंस्पेक्टर मंसूर आ रहा है, वरना वो पहले की तरह उसे डराने और भगाने का इंतजाम कर देते। उसने अहमद अली के सामने सब इंस्पेक्टर शमसुल हक को बताया कि मंदिर के अंदर रोशनी थी और बाहर कुछ भी नहीं था। उसे यकीन हो गया कि मंदिर आसेब ज़दा नहीं। अहमद अली उस्ताद आदमी था। उसने उसे वहां फिर जाने को कहा। इंस्पेक्टर मंसूर ने सब इंस्पेक्टर शमसुल हक से कहा कि वो हेड कांस्टेबल अहमद अली को उसके साथ भेज दे। शमसुल हक ने इस शर्त पर इजाज़त दे दी कि इंस्पेक्टर मंसूर किसी को पता न चलने दे कि अहमद अली उसके साथ बगैर हुक्म के बन मंदिर तक गया था। अहमद अली ने उससे दिन और वक्त मालूम कर लिया और उसी रात बन मंदिर में जाकर रानी को बता दिया। दोनों रात को गए। मंदिर के करीब गए तो उन्हें औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। वो उधर गया जिधर से आवाज़ें आ रही थी। वहां कोई औरत नहीं थी। अहमद अली ये जाहिर करता रहा कि वो मंदिर से बहुत डरा हुआ है। इंस्पेक्टर मंसूर अहमद अली के पास आ गया। टॉर्च अहमद अली के हाथ में थी, लेकिन उसे बिला ज़रूरत जलाना नहीं था। चांदनी पूरे चांद की थी, जो बंगाल में बहुत शफाफ होती है। उन्हें चांदनी में सांपों वाली नीम उरिया औरत नजर आई। इंस्पेक्टर मंसूर ने अहमद अली के हाथ से टॉर्च लेकर जलाई। अहमद अली ने पहचान लिया कि यह रानी है। इंस्पेक्टर मंसूर को मालूम नहीं था रानी के रेशमी बाल खुले हुए थे और उड़ रहे थे। उसके कंधे उरियां थे, उससे नीचे रेशम का बारीक कपड़ा था। बाल सफेदी माइल गुलाबी उरियां कंधों और सीने पर उड़ते और उसका आधा चेहरा ढांप लेते थे। उन बालों में 2 सब्ज रंग के सांप रेंग रहे थे। चलो चलें साहब, अहमद अली ने कहा। यहाँ तो कुछ भी नहीं। क्या ये औरत तुम्हें नजर नहीं आ रही? इंस्पेक्टर मंसूर ने पूछा। कौन सी औरत? अहमद अली ने झूठ मूठ की हैरत से कहा। क्या कह रहे हैं आप? मुझे तो कोई औरत नजर नहीं आ रही। इंस्पेक्टर मंसूर और ज्यादा हैरान हुआ। अहमद अली ने उसे एक बार फिर कहा कि यहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन इंस्पेक्टर मंसूर कह रहा था कि उसे एक बहुत ही हसीन औरत दिखाई दे रही है। मंसूर, औरत ने कहा, दुनिया की इस मसनूई रोशनी से मुझे नहीं पा सकोगे। रानी ने कहा, तुम मुझे अंधेरे में भी देख सकोगे। तुम कौन हो? इंस्पेक्टर मंसूर ने पूछा। किसकी रूह हो? अहमद अली ने इंस्पेक्टर मंसूर के आगे होकर हैरत ज़दगी की कैफियत में पूछा। आप किससे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? आओ वापस चलें साहब, मैं सिर्फ तुम्हें नजर आ सकती हूँ मंसूर। रानी ने कहा, मुझसे डरो नहीं, मैं अपनी रूह हूँ, लेकिन तुम मेरे करीब आकर मेरे जिस्म को महसूस कर सकते हो। तुम मेरे करीब आ सकते हो। मैं तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं सिर्फ मोहब्बत को जानती हूँ। यहाँ कोई एक भी रूह ऐसी नहीं जो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए। तुम जो कुछ ढूंढते फिरते हो वो तुम्हें यहाँ मिलेगा। कुछ सुराग मिल जाएगा, मैं तुम्हें रोशनी दिखा सकती हूँ। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन आज नहीं। मुझ पर रहम करो। इंस्पेक्टर मंसूर ने कहा, मैं जो सुराग ढूंढता फिर रहा हूँ वो मुझे दिखा दो। कल, रानी ने कहा, कल जब सूरज जंगल में गायब हो रहा होगा तो तुम आ जाना। तुम ईमान वाले इंसान हो, ऐसे इंसान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अहमद अली ने और ज्यादा डर कर कहा, इंस्पेक्टर साहब आपको क्या हो गया है? आपकी ये हालत मुझे डरा रही है। उसने इंस्पेक्टर मंसूर को पीछे की तरफ धकेलना शुरू कर दिया और उसे पीछे को घुमाया। इंस्पेक्टर मंसूर फिर औरत की तरफ घूमा तो वहां कुछ भी न था। इंस्पेक्टर मंसूर ने टॉर्च जलाकर रोशनी हर तरफ फैला दी, मगर वो औरत नजर न आई।
अहमद अली ने खौफ का इजहार बहुत बुरी तरह किया और इंस्पेक्टर मंसूर को वो वापस ले आया। अहमद अली ने मुझे बताया कि इंस्पेक्टर मंसूर को चुप लग गई थी। अहमद अली उसे बुलाता था तो भी वो नहीं बोलता था। अहमद अली बहुत खुश था कि ये शिकार भी मार लिया है। उसके बाद इंस्पेक्टर मंसूर लापता हो गया। अहमद अली को मालूम था कि वो कहाँ है। इंस्पेक्टर मंसूर दूसरे दिन अकेला वहां चला गया था जहां उसने रानी को रूह के रूप में देखा था। उसे ये रूह मिल गई और वो मंसूर जो सही मायनों में पक्का मुसलमान था उसी अमल का शिकार हो गया जो रानी और बूढ़े साधु ने मुझ पर किया था। अगले रोज रानी ने और उसके गिरोह की एक और हसीन लड़की ने इंस्पेक्टर मंसूर पर अपना तिलिस्म तारी किए रखा। वो मोमिन था मगर इंसान भी था। रानी ने उस इंसान को मशहूर करके उस शैतान के आगे झुका दिया जिसने इंसान के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। अगली रात का वाकया है कि रानी ने मुझे बुलाकर इंस्पेक्टर मंसूर दिखाया जिस पर रानी के हुस्न का जादू और हिप्नोटिज्म का मुकम्मल असर था। मैंने उसे मंदिर में 2 मरतबा अरोना के साथ देखा था। मुझे बाद में पता चला था कि अरोना ने अपने आप को बदल लिया था। उसने रानी से कहा था कि वो अब मंदिर में ही रहेगी। उसकी ख्वाहिश पर उसे इंस्पेक्टर मंसूर के साथ लगा दिया गया। वो रानी पर यह जाहिर करती रही कि वो अब उन्हीं जैसी हो गई है। रानी खुश थी कि उसने अरोना जैसी अक्खड़ लड़की को राम कर लिया है, लेकिन अरोना वही थी और नाटक खेल रही थी। वो मुझे हकीकत में आने को कह कहकर मायूस हो चुकी थी। उसने इंस्पेक्टर मंसूर को बेदार कर लिया। वो ईमान और किरदार वाला था। उसे अरोना की मदद मिली तो वो हकीकी दुनिया में वापस आ गया। वो मुझ जैसे होते हैं जो ख्वाहिशों के पर लगाकर ख्वाबों और ख्यालों की दुनिया में उड़ते रहते हैं। इंस्पेक्टर मंसूर 2 दिनों में बेदार हो गया और उसने ईमान का दामन पकड़ लिया था, लेकिन रानी और बूढ़े पुरोहित के सामने आकर वो ऐसे हो जाता जैसे उस पर उनका शैतानी असर बहुत गहरा हो। रानी और पुरोहित ने उसे मंदिर के वो अंदरूनी हिस्से दिखा दिए जो मुझे भी दिखाए गए थे। अरोना ने उसे कुछ और कोने खुदरे भी दिखा दिए और इंस्पेक्टर मंसूर अपने एक अजीम मकसद में कामयाब हो गया। मकसद अजीम हो तो खुदा कामयाबी अता कर देता है। मकसद अपनी ख्वाहिशात की तकमील और हैवानियत की तस्कीन हो तो इंसान उसी अंजाम को पहुंचता है जिस तक मैं पहुंचा। ये भी आपको सुना चुका हूं कि रानी ने मुझे बताया कि इंस्पेक्टर मंसूर भाग गया है और उसे अरोना ने भगाया है। अरोना ने मुझे कहा था कि मैं मंदिर से गायब हो जाऊं। मैं ना माना। वो दरअसल ये कह रही थी कि मंदिर पर छापा पड़ने वाला है। वो मुझे गिरफ्तारी और फांसी से बचा रही थी। उसे रानी ने गद्दारी के जुर्म में बड़ी अजियतनाक मौत की सजा सुना दी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया और उसी वक्त छापा पड़ा। इंस्पेक्टर मंसूर अरोना को छापे की रात और वक्त बता गया था और उसे कह गया था कि वो उसे मंदिर से निकाल ले जाएगा। अहमद अली ने मुझे बताया कि वो खुश था कि इंस्पेक्टर मंसूर भी हमारे गिरोह में आ गया है, लेकिन चंद दिनों बाद उसे अपने थाने में देखकर अहमद अली परेशान हो गया। इंस्पेक्टर मंसूर अपने हेडक्वार्टर चला गया और एसपी सैंडर्स को मंदिर के अंदर की रिपोर्ट देकर कहा कि उसे फौज की एक प्लाटून और पुलिस की नफरी दी जाए जिससे वो बन मंदिर पर छापा मारेगा। उसे फौज की एक प्लाटून और सब इंस्पेक्टर शमसुल हक के थाने की सारी नफरी दे दी गई। इंस्पेक्टर मंसूर ने अपना अहद पूरा कर दिखाया और उस शैतानी फिरके को जिसे वो कहता था कि इस्लाम के लिए चैलेंज है तोड़ फोड़ डाला और वो अरोना को भी बचा कर ले गया। हमारे गिरोह के जिन आदमियों को गिरफ्तार किया गया था वो अभी जेल में नहीं आए थे। पुलिस उनसे बयान लेकर निशानदहियां और बरामदगी करवा रही होगी। रानी भी जेल में नहीं आई थी। अहमद अली कहता था कि रानी इकबाल जुर्म नहीं करेगी, लेकिन अंग्रेज उस औरत को ज़ाया नहीं होने देंगे। अहमद अली ने मुझे बता दिया था कि हम सजाए मौत से नहीं बच सकते और अब हमें डाकू बनना है, लेकिन जेल से फरार आसान नहीं था। अहमद अली कहता था कि हम निकल जाएंगे। मैं देख रहा था कि वो 2 वार्डों के साथ वो अलग बैठकर खुसर पुसर करता रहता था। एक रोज़ हम दोनों को पहली पेशी के लिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ले जाया गया। ये रस्मी सी पेशी थी। चालान अभी कोर्ट में नहीं आया था। हमें हथकड़ियों में ले गए। वापस जेल के दरवाजे में दाखिल हुए तो पुलिस हमारी हथकड़ियां खोलकर हमें जेल वालों के हवाले करके चली गई। हम अभी जेल की ड्योढ़ी में खड़े थे। कुछ और कैदियों को अंदर लाया जा रहा था और कैदियों की एक पार्टी जेल के बाहर काम करने के लिए निकल रही थी। बाहर काम करने वाले हर कैदी के पाँव में बेड़ियां थी। जेल के बड़े दरवाजे में एक छोटा दरवाज़ा था जिसमें से ज़रा झुककर गुजरना पड़ता था। अहमद अली का एक वार्ड दोस्त ड्यूटी में मौजूद था। उसने अहमद अली को इशारा किया। अहमद अली मुझे साथ लेकर दरवाजे के करीब हो गया। हम चूंकि सजा याफ्ता नहीं थे इसलिए हमने अपने ज़ाती कपड़े पहन रखे थे। जेल के बाहर उन लोगों का हजूम था जो कैदियों के अजीज़ो अकारब थे और उनकी मुलाकात के लिए आए हुए थे। अहमद अली के दोस्त वार्डर ने कैदियों को डांटना शुरू कर दिया। हड़बोंग सी मच गई। उसने बाहर जाने वाले कैदियों को छोड़े दरवाजे में से बाहर धकेलना शुरू कर दिया। अहमद अली मेरा बाजू पकड़कर दरवाजे के और करीब हो गया। वार्डर के इशारे पर मैं और अहमद अली कैदियों के साथ ही बाहर निकल गए। दौड़ना नहीं, अहमद अली ने मुझे कहा।
बाहर जो मुलाकाती खड़े हैं उनमें शामिल हो जाना, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलेंगे। हम मुलाकातियों में शामिल हो गए और उन लोगों में से आहिस्ता आहिस्ता निकलकर एक तरफ चल पड़े। हमारे बाएं हाथ 2.5-3 फरलांग से जंगल शुरू हो जाता था। हम उस जंगल से अभी दूर ही थे कि हमें जेल के वार्डरों और संतरियों के विस्लों की चीखों पुकार सुनाई दी। उन्हें हमारे फरार का पता चल गया था। हम दौड़ पड़े और जंगल में दाखिल हो गए। मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि हम पकड़े नहीं जाएंगे। बंगाल के वो जंगल आज कैसे होंगे जो मुझ जैसे गुनाहगारों को दुनिया से छुपा लिया करते थे, मुझे मालूम नहीं। मुझे वो जंगल याद हैं जिनमें धारीदार शेर, भेड़िए, स्याह रंग के छोटे शेर, छोटे मगरमच्छ और हाथी तक होते थे। बंगाल के शेर आज भी मशहूर हैं। जहां दलदल और पानी इकट्ठे हो जाते वहां अजदहा भी नजर आते थे, जो मगरमच्छों की तरह सोने के लिए पानी से बाहर आ जाते थे। उन जंगलों में से कोई मुझ जैसा मफरूर मुजरिम ही गुजरा करता था, या वहां अंग्रेज शिकारी जाते थे। हिंदुस्तान के नवाब और महाराजे भी वहां शिकार खेलने जाया करते थे। उनकी सवारी के लिए हाथी होते थे। शहरों के इर्द गिर्द जो जंगल थे वो दरिंदों से महफूज थे। आगे निकल जाओ तो हर कदम इधर उधर देख कर आगे रखना पड़ता था। उस जमाने में आबादियां बहुत कम थी। हम 2 गुनाहगार, अहमद अली अब्दुल्ला और मैं, अपने गुनाहों समेत जंगल में दाखिल हो गए हैं। मैं उस वक्त इस हकीकत से नाआशना था कि इंसान अपने गुनाह इंसानों से छुपा सकता है, कानून की नज़रों से ओझल कर सकता है, मगर खुदा की नज़रों को फरेब नहीं दे सकता। हम खुदा के कानून को भूलकर अंग्रेज के कानून की आंखों में धूल झोंक रहे थे। दौड़ो नहीं खानू, अहमद अली ने मुझे कहा, जिस्म को मुशक्कत में ना डालो और दिमाग पर भी जोर ना दो। हमारी मंजिल बहुत दूर है। इसी जंगल में हमें दौड़ना नहीं, रेंगना है, सिरकना है। अहमद अली तजर्बाकार मुजरिम और मफरूर लगता था। वो जंगल का भेदी भी था। दरिंदों और जानवरों की तरह खतरे की बू सूंघ लेता और इधर उधर हो जाता था। हम जिस जेल से फरार हुए थे उससे उभरती हुई विस्लों की आवाज़ें बहुत दूर पीछे रह गई थीं। किसी ने हमें जंगल में दाखिल होते देख लिया होगा, लेकिन अहमद अली कहता था कि जेल के वार्डर और संतरी वगैरह हमारे ताकुब में नहीं आएंगे। ताकुब पुलिस किया करती है। जेल से पुलिस हेडक्वार्टर को टेलीफोन पर इत्तला दी जाएगी, वहां से एक गार्ड ताकुब के लिए भेजी जाएगी। गार्ड की रवानगी तक हम जंगल के पेट में गायब हो चुके होंगे। हमें बहुत दिन जंगल में रहना पड़ेगा, अहमद अली ने कहा। 2-4 दिन के बाद पुलिस हमें आबादियों और शहरों में ढूंढेगी और रेलगाड़ियों की तलाशी लेगी। हम अब जंगल की आवाज़ों पर कान धरे इधर उधर और आगे पीछे देखते आम सी चाल चलते जा रहे थे। मेरे लिए मेरा कद बुत और साफ सुथरा रंग बहुत बड़ा खतरा था। अगर कद बंगालियों की तरह और रंग सांवला होता तो मैं बंगालियों के हजूम में रूपोश हो सकता था, मगर मेरी जिसामत ऐसी थी जो मुझे लाखों बंगालियों के हजूम में भी पकड़वा सकती थी। दिन के पिछले पहर तक हम जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो चुके थे जहां अंग्रेज का नहीं जंगल का ही कानून चलता होगा। हमने 2 नदियां अबूर की थीं, दलदली इलाके में से गुजरे थे। चट्टानें भी रास्ते में आई थी। दरख्त कहीं बहुत घने और कहीं एक दूसरे से दूर दूर थे। पानी के कुदरती तालाब तो थोड़े थोड़े फासले पर थे। घास कहीं इतनी ऊंची कि उसमें हम छुप जाते और कहीं घनी झाड़ियां थी। अब हम जिस जगह पहुंच गए थे वो कमोबेश 300 कदम चौड़ा मैदान था जो हमवार नहीं था। कहीं कहीं बोने बोने दरख्त थे और ये जगह चट्टानों में घिरी हुई थी। चट्टानों के साथ साथ कहीं कहीं पानी जमा था। हम मैदान में से गुजरने से गुरेज कर रहे थे। चट्टानों के दरमियान से गुजरना ज्यादा बेहतर था। अहमद अली ने मुझे रोक लिया और एक झाड़ी के पीछे बैठ गया। मैं भी बैठ गया। उसने एक तरफ इशारा किया। मैंने देखा एक दरख्त के नीचे कोई जानवर बैठा था। फासला 1 कदम से कुछ ज्यादा था। मैंने गौर से देखकर कहा कि बकरा मालूम होता है। मैंने अहमद अली से पूछा कि इस इलाके में जंगली बकरे होते हैं? नहीं, अहमद अली ने कहा। होशियार हो जाओ खानू, ये बकरा शिकारियों ने बांध रखा है। ये शेरों का इलाका है। शिकारी कहीं छुपे हुए होंगे। यहाँ इतने बड़े दरख्त नहीं होते जिन पर शिकारी मचान बना सकें। उन्हें जमीन पर छुपने का खतरा मोल लेना पड़ता है। हमें उन शिकारियों से भी बचना है और शेर से भी। मैंने शेर कभी नहीं देखा। मैंने अहमद अली से कहा कि शेर आया तो मुझे दिखाना। वो हंस पड़ा और बोला, खानू, वो वक्त करीब आ रहा है जब लोग तुम्हारे नाम से इसी तरह डरेंगे जिस तरह शेर से डरते हैं। इतने में दूर से गरज सुनाई दी। अहमद अली ने मुझे बताया कि शेर आ रहा है। मैं इश्तियाक से इधर उधर देखने लगा। गरज फिर सुनाई दी, अब के यह करीब थी। अहमद अली ने एक तरफ इशारा करके कहा कि शेर उधर से आ रहा है, लेकिन वो किसी ऐसी तरफ से भी आ सकता है कि हम खतरे में आ जाएं। वो देखो, उसने कहा, वो सीधा बकरे की तरफ आ रहा है। मैंने देखा बकरा उठकर खड़ा हुआ था और बेधक और मिमिया रहा था, लेकिन दरख्त के साथ बंधा हुआ था, भाग नहीं सकता था। तने के इर्द गिर्द दौड़ता और फुदकता था। शेर चंद कदम चलता, रुकता, इधर उधर देखता और फिर बकरे की तरफ चल पड़ता था।
इस तरह एहतियात से आगे बढ़ते बढ़ते वो बकरे के करीब आ गया। शिकारी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हमारे दाएं तरफ दरख्त जरा ज्यादा और कुछ परे एक जगह बुलंद थी जिस पर घनी झाड़ियां और कुछ दरख्त थे। वो जगह बकरे वाले दरख्त के बहुत करीब थी। शेर ने बकरे के करीब आकर अपनी टांगें दोहरी की और हमला करने की पोजीशन में हो गया। बकरा बड़ी जोर जोर से चीखने लगा। अचानक एक गोली फायर हुई। खामोश और पुरसकून जंगल लरस गया। शेर उछला, फिर एक पहलू पर गिरा और उठ खड़ा हुआ। वो खौफनाक आवाज में गुर्राया और उसने एक तरफ देखा। एक और गोली चली, लेकिन शेर एक तरफ दौड़ पड़ा, इसलिए गोली खता गई। मैं शेर की रफ्तार देखकर हैरान रह गया। अहमद अली ने मुझे बताया कि जख्मी शेर बहुत ही खतरनाक होता है। ये शेर एक गोली खाकर शिकारियों पर हमला करने चला गया था। मुझे आदमियों का वावेला सुनाई दिया। एक और गोली का धमाका हुआ। शेर की आवाज बहुत ही गुस्सीली हो गई थी। 2 बंगाली उधर से दौड़ते सामने आए। वो खौफ से चीख चिल्ला रहे थे। शेर, जो हमारी नजरों से ओझल हो गया था, फिर सामने आया और दोनों बंगालियों के पीछे गया। एक और गोली चली। शेर की पिछली टांगें दोहरी हो गईं, मगर वो फौरन सीधा हो गया और उसने उछलकर एक बंगाली को पकड़ दिया। मैंने उस बदकिस्मत बंगाली की गर्दन शेर के मुंह में देखी। जिस तरह शेर ने उसे भंबोड़ा और पटखा, मैं देखकर कांपने लगा। 2 और आदमी शेर की तरफ दौड़ते आए। दोनों के पास राइफलें थीं। उनमें एक अंग्रेज और दूसरा हिंदुस्तानी था। उन्होंने शेर से 20-25 कदम दूर बैठकर शेर पर गोलियां चलाईं। शेर बंगाली को छोड़कर एक तरफ गिरा, उठने लगा मगर उठ ना सका। अंग्रेज और हिंदुस्तानी आहिस्ता आहिस्ता शेर तक गए। उन्होंने राइफलें आगे कर रखी थी। शेर को उन्होंने ठुड्ड मारे। अब वो मर चुका था। फिर उन्होंने बंगाली को देखा, वो भी शायद मर चुका था। दूसरा बंगाली ऐसा गायब हुआ कि दोबारा नजर न आया। खानू, अहमद अली ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमें 2 राइफलों और एम्यूनिशन की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत तो है, मैंने कहा, लेकिन राइफलें मिलेंगी कहाँ? वो 2 राइफलें देख नहीं रहे हो? उसने कहा, उनके पास खंजर या चाकू भी होंगे। ताकत और किस्मत आजमाते हो। अगर हम कहीं घेरे में आ गए तो मुकाबला करके मरेंगे। क्यों खानू? मैंने उसकी हाँ में हाँ मिला दी और उसे कहा कि तरीका क्या इख्तियार करें। कुछ तरीका उसने बताया, कुछ मैंने उसे बताया और हम उठकर उनकी तरफ चल पड़े। उनका मसला यह था कि शेर को भी उठाकर ले जाना था और बंगाली की लाश को भी।